अच्छा, दिस पेपर इज नवंबर 2021, पेपर 2 वेरिएंट 2। क्वेश्चन 1 में कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, ईच क्लोराइड मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल, वही जो हमेशा कहता है। नेक्स्ट इज state which chloride contains a cation with a charge of +2। तो +2 के चार्ज कोबाल्ट 2 लिखा हुआ है ना, इट मीन्स के ये +2 चार्ज होगा इसमें। दिस इज कोबाल्ट 2 क्लोराइड। नेक्स्ट कह रहा है रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। वो जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है उसमें से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं टू टेस्ट फॉर दी मेटल आइंस, तो कौन सा मेटल आइन हमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। देखो आयरन के दो आइंस होते हैं, Fe2 पॉजिटिव आइन और Fe3 पॉजिटिव आइन। Fe2 पॉजिटिव आइन गिव्स अस ग्रीन प्रेसिपिटेट, जो कि थोड़ी देर सोल्यूशन को अगर एयर में छोड़ दो तो वो फिर रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन इनिशियली तो ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है ना आयरन 2। इसी तरह आयरन 3 पॉजिटिव आइन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। ये हमें याद करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। तो आयरन 3 गिव्स रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो किस क्लोराइड में आयरन 3? आयरन 3 क्लोराइड। नेक्स्ट कह रहा है इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो हमने ये याद किया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड लेड 2 क्लोराइड। तो अब PbCl2 तो गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड गिवन है ऑप्शंस में, तो यहाँ से क्या ले लेंगे? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है उसके प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट होता है, ये भी याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज सेइंग रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वार्म टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू को, जो बेसिक गैस होती है, अल्कलाइन गैस होती है, वो रेड को ब्लू कर देती है लिटमस पेपर को, वो अमोनिया गैस होती है। और अमोनिया गैस कौन से आयन में से निकलती है? देखो हमारे पास दो आइंस के टेस्ट ऐसे हैं जिसमें अमोनिया गैस निकलती है। एक है अमोनियम आइन का टेस्ट, NH4+1 अगर प्रेजेंट है तो उसमें से अमोनिया गैस निकलती है, और दूसरा है नाइट्रेट आइन का टेस्ट, NO3-1। इसमें भी अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनियम आइन में अमोनिया गैस कब रिलीज होगी? जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करोगे, और नाइट्रेट आइन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एल्यूमिनियम फॉइल भी डालते हो या एल्यूमिनियम मेटल भी डालते हो, तब जाके अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो ये फर्क है दोनों में। तो फिलहाल उसने एल्यूमिनियम मेटल तो नहीं डाला है ना, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है और अमोनिया गैस निकली है। तो इसका मतलब है कि कौन से आइन की बात कर रहा है? अमोनियम आइन की। तो अमोनियम आइन कौन सी क्लोराइड में प्रेजेंट है? अमोनियम क्लोराइड में, सेकेंड नंबर पे जो है। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? आगे बढ़े। Next is saying when added to water can form an aqueous solution with a pH of 1। pH of 1 मतलब एसिडिक सोल्यूशन। और एसिडिक सोल्यूशन कौन सी ऐसी क्लोराइड है जो पानी में डालें तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl गैस को पानी में डालो तो इट फॉर्म्स एक्वस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन। तो दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यूजुअली इसी तरह का होता है, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं होता, 3-4 चैप्टर से मिलके सारे पार्ट्स बन रहे होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट पोल्यूटेंट गैसेस। पोल्यूटेंट गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। तो मैं ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म करवा रहा हूँ क्वेश्चन करने से पहले। इसी तरह
कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है जो सफोकेशन करवाती है, टॉक्सिक या पॉइजनस गैस भी कहते हैं इसको, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन जो है वो हार्मलेस है, ठीक है, वो पोल्यूटेंट नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है क्योंकि वो क्या करती है, आपका एसिड ड्रेन करवाती है। ऑक्टेन जो है वो एल्केन है, पेट्रोल में इससे निकलता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अनबर्न फ्यूल है, मतलब फ्यूल अगर इंजन में, ये बात असल में चल रही है कि दिस शोज द गैसेस प्रेजेंट इन अ कार एग्जॉस्ट, तो कार एग्जॉस्ट में से जब ये सारी गैसेस निकलती हैं तो ऑक्टेन क्यों हार्मफुल है, अगर पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स बर्न नहीं हो रहे, वो एयर में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक पोल्यूटेंट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट विच टू गैसेस इन द लिस्ट शो दैट द इनकम्प्लीट कंबशन हैज टेकन प्लेस इन दिस कार इंजन। इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ऑक्टेन मतलब जो फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ। वो क्यों बर्न नहीं हुआ, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, इनफ ऑक्सीजन है नहीं फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो कुछ मॉलिक्यूल्स फ्यूल के ऐसे ही बाहर आ गए, और ऑक्टेन इज अ फ्यूल। तो बेसिकली गैसोलीन या पेट्रोल जो होता है हमारे पास वो ऑक्टेन ही होता है ना, 8 कार्बन एटम वाला एल्केन विच इज C8H18। देखो वाटर वेपर भी निकलता है बाहर। अब देखो नाइट्रोजन गैस भी पोल्यूटेंट नहीं है, वाटर वेपर भी पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब इंजन में आप एयर जाती है, ऑक्सीजन एयर में से निकलती है ना, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% एयर में नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस यूजुअली रिएक्ट नहीं करती है अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कुछ नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, लेकिन सारी की सारी नाइट्रोजन गैस तो रिएक्ट नहीं हो रही ना, तो कुछ वैसी बाहर आ जाएगी जैसे अंदर गई थी। इसी तरह वाटर वेपर कहाँ से आएगा, जब कंप्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और वाटर वेपर भी बनता है। आगे कह रहा है डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है, इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यहाँ पे क्लाउडी, चौकी या क्लाउडी भी लिखते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं एक्चुअली। हाँ, रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू टर्न इट मिल्की। देखो असल में पता है होता क्या है, अब अगर आप थोड़ा सा नए सिलेबस के हिसाब से देखो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर होता क्या है, लाइम वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कली या बेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बात लिख भी लेना अपने पास, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करती हैं एल्कली के साथ तो वो एज अ एसिड रिएक्ट करेगी ना, क्योंकि जब वाटर में ये डिसॉल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, बिकॉज ऑल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स, और इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये व्हाइट पीपीटी की वजह से हम कहते हैं कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया। और ये रिएक्शन करवाते कैसे, देखो जिस सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ना, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करते क्या हो, लेट से एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें से इफ कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो हम अब ना, अभी जो स्पेसिमेन पेपर आया हुआ है हमारे पास एटीपी का, उसमें ये पूछा हुआ है कि कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पास कैसे करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थ्रू लाइम वाटर, इसकी अपैरेटस अरेंजमेंट बताओ। तो अपैरेटस अरेंजमेंट क्या होती है, यू विल कनेक्ट डिलीवरी ट्यूब टू द फ्लास्क फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड और उसको पास किस तरह से करवाओगे लाइम वाटर में से। देखो हम क्या करेंगे, एक ट्रफ लेंगे या एक कंटेनर लेते हैं, या इसको हम ट्रफ कहते हैं।
उसको हमने फिल किया हुआ है लाइम वाटर से। और ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसको हम डिप अंदर, इसकी ओपनिंग जो है ना लाइम वाटर के अंदर कर देंगे, लाइक दिस। दिस इज नोन एज डिलीवरी ट्यूब। तो पास द गैस थ्रू लाइम वाटर थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट इनटू अ ट्रफ। तो क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है ये कलरलेस सोल्यूशन है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आएगी, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है वो रीजन जो है ना वो व्हाइट कलर का बनना शुरू हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे, क्लाउडी सोल्यूशन हो जाएगा या मिल्की सोल्यूशन बन जाएगा। देखो गैस सिरेंज में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट करोगे ना, उसको लाइम वाटर तक कैसे लेके जाओगे वो चीज बतानी है। समझ आई बात? तो ये अपैरेटस अरेंजमेंट आप लोग बना लें। एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी अपैरेटस अरेंजमेंट पूछ सकता है, पेपर 2 में नहीं पूछेगा तो पेपर 4 में पूछ लेगा। हम स्पेसिमेन पेपर जब करेंगे तो और डिटेल में भी पढ़ेंगे उसको यहाँ पे। देखो कॉनिकल फ्लास्क में से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होके बाहर निकल रही है उस गैस को आपने लाइम वाटर से पास करवाना है। तो अगर आप गैस सिरिंज में उसको कलेक्ट करोगे तो गैस सिरिंज में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। चलो फिर अगर आप ये कह रहे हो कि कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस इनटू अ गैस सिरिंज एंड देन पुश, और यू कैन से कि उस गैस सिरिंज में से आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पुश द गैस इनटू द लाइम वाटर, तो वो बात भी सही है, बट वो हम करते नहीं है उस तरह से ना, वो काम लंबा हो जाता है। तो भाई बेटा टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो ये काम, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव गिवन अ ट्रफ, तो आप ट्रफ में डाल देना। अगर वो कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब गिवन है तो आप, अगर कुछ नहीं कह रहा तो आप बोलोगे डिलीवरी ट्यूब जो है वो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले गया और टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था। यस बिल्कुल कर सकते हो टेस्ट ट्यूब में, अगर यही बात पूछ रहे हो तो। चले आगे। अच्छा जी, टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर आर फ्रॉम द लीक्स ऑफ नेचुरल गैस एंड वेस्ट गैसेस फ्रॉम एनिमल्स। देखो नेचुरल गैस जो है वो एक तो आपका जो वेल से प्रोड्यूस्ड होती है, जो क्रूड ऑयल के वेल्स होते हैं, कुएं जो होते हैं, मतलब जिसमें से पेट्रोल निकलता है उसके ऊपर नेचुरल गैस होती है, जैसे सुई गैस आती है। तो अगर पाइपलाइन में या कहीं पे लीक है तो नेचुरल गैस एटमॉस्फेयर में आएगी। इसके अलावा नेचुरल गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, CH4 को। इसके अलावा नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है फ्रॉम एनिमल वेस्ट, जो कि काउ डंग वगैरह होता है, तो उससे भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। गिव वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास एनिमल वेस्ट हो गया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है, तो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन की वजह से अब अगर देखो जंगल हो गए या फॉरेस्ट हो गए, वहां पे प्लांट्स तो लीव जो है वो डिकम्पोज होते रहते हैं ना, तो जितना भी वेजिटेटिव मैटर है आपके पास जब वो डिकम्पोज होता है तो इट प्रोड्यूसेस नेचुरल गैस। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन या वेजिटेटिव मैटर। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। मीथेन इज अ डैश गैस। अच्छा मीथेन जो है ना वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कराती है। ग्रीन हाउस गैसेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और जो वाटर वेपर होता है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि वाटर वेपर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन इतनी ज्यादा नहीं होती, और वाटर वेपर भी इतना ज्यादा नहीं होता। और वाटर वेपर अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा वाटर वेपर कलेक्ट नहीं होता एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो ऊपर चला जाता है, क्लाउड बन जाते हैं।
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना एटमॉस्फेरिक जो लेयर बनाती है अर्थ सरफेस पे, वो ज्यादा इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मीथेन क्या है? मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस because it absorbs and then re-emits infrared radiation। वो जो हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग में रेडिएशंस को वो रिलीज नहीं होने देती सारी। दिस कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखो, वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स एक अलग चीज है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स लिख लो इसकी जगह पे। वेजिटेशन या वेजिटेटिव मैटर प्लांट्स का होता है। एनिमल वेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीथेन, जो क्रूड ऑयल जहां से निकल रहा होता है वो, या अगर आपने नेचुरल गैस की कोई पाइपलाइन है, तुम्हें पता है हर घर में आ रही है नेचुरल गैस की पाइपलाइन, अगर वहां से कोई लीकेज हो रही है तो वो भी है। और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन, क्योंकि प्लांट्स भी तो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना। बिल्कुल। हाउ कैन यू से दैट ग्रीन हाउस ही लिखना है हम मीथेन को? वैसे पहली बात तो मीथेन पॉइजनस नहीं होती है। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस ही क्यों लिखना है, क्योंकि आगे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है ना इसने। तो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। तो रेलिवेंसी किसकी बन रही है? ग्रीन हाउस की बन रही है। ठीक है। लैंडफिल का क्या मतलब है? लैंडफिल, लैंडफिल साइट्स क्या होती हैं अली? लैंडफिल साइट्स ये होती हैं कि अगर हमारे पास कोई वेस्ट मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हम अगर बरी कर दें जमीन में तो उसको हम कहते हैं लैंडफिल साइट्स। मतलब लैंड को आपने फिल किया हुआ है किसी और चीज से, मट्टी के अलावा। हाँ, अगर कचरा आपने, ऑब्वियसली उसमें अगर वेजिटेटिव मैटर है वो डिकम्पोज होगा तो कचरे में से भी निकलेगा। कचरा डिपेंड करते हैं ना, अगर तो वो वेजिटेटिव मैटर है तो यस बिल्कुल निकलेगी। इनफैक्ट आपके जो सेवरेज लाइंस होती हैं वहां पे ही मीथेन गैस रिलीज हो रही होती है, क्योंकि वो भी तो एक ऑर्गेनिक मैटर है ना। जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट हो ह्यूमन वेस्ट हो, वो है तो ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें से भी नेचुरल गैस रिलीज होती है। यस, मीथेन इज अ बायोगैस। जब जो वेजिटेटिव मैटर से प्रोड्यूस हो रही है मीथेन, उसको हम बायोगैस कहते हैं। मीथेन इज अ बायोगैस। तो अक्सर जो आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वो जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें एनिमल वेस्ट को एक जगह पे कलेक्ट करके उसके ऊपर जो मीथेन गैस निकलती है उससे वो अपनी कुकिंग वगैरह करते हैं। बायोफ्यूल क्या होता है? अगेन, बायोफ्यूल इज अ मीथेन दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और वेजिटेटिव मैटर। आगे बढ़ते हैं, चलो। Cars are fitted with catalytic converters to reduce the amount of harmful pollutant gases from car exhaust. Describe how catalytic converters remove pollutant gases from car exhaust. तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो बेसिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो आपको सारे लिखने हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट होता है वो होता है प्लेटिनियम मेटल। अब होता क्या है कि एग्जॉस्ट के अंदर हमारे पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करती है किस चीज के साथ? ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, ये होता क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होती है तो ये एसिड ड्रेन करवाती है, तो ये पोल्यूटेंट्स है। तो पहले जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस एयर में निकल के फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, जब वो बारिश होती है तो वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड बनके जो है वो जमीन तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये काम रिएक्शन कार एग्जॉस्ट में भी हो रहे होते हैं और ये नेचुरली भी हो रहे होते हैं बाय लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो उस वक्त भी हाई टेम्परेचर की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। तो ये तो देखो एक नेचर का डिजाइन सिस्टम है कि जिसमें अल्लाह मियां ने डिजाइन किया हुआ है कि जब बारिश होगी, जब फर्टिलाइजर्स का दौर नहीं था जमाने में, तो बारिश होगी तो लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग होगी तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होके
आपका नाइट्रिक एसिड बना लेगी। और नाइट्रिक एसिड जब बारिश के साथ नीचे पहुंचेगा जमीन पे, तो प्लांट्स जो है वो नाइट्रिक एसिड को एब्जॉर्ब करके उसमें से नाइट्रोजन निकाल के अपना प्रोटीन बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में भी तो हम यही करते हैं, नाइट्रोजन अमोनियम आइंस नाइट्रेट आइंस डालते हैं फर्टिलाइजर में। बस नाइट्रिक एसिड से सॉइल एसिडिक भी हो जाता है, लेकिन वो इतना नाइट्रिक एसिड नहीं आता नेचुरली कि सॉइल इतना एसिडिक हो जाए कि प्लांट्स की ग्रोथ ना हो। लेकिन क्योंकि अब लाइटनिंग के बजाय हर गाड़ी के एग्जॉस्ट में से भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल रही है, तो उसकी क्वांटिटी नाइट्रिक एसिड की बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सॉइल इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि अब फार्मर को उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली भी डालना पड़ता है। अच्छा बहरहाल, तो कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरह से इस चीज को केटर करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर में बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और साथ में इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो आपस में रिएक्ट हो जाता है। तो इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स। आप इक्वेशन लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना लेते हैं। अब नाइट्रोजन गैस तो कम्प्लीटली हार्मलेस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कराती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से तो लेस हार्मफुल है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इमीडिएटली टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग टर्म पे खतरनाक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से तो लेस हार्मफुल है। समझ आई बात? इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनबर्न फ्यूल बाहर निकल गया है, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कंबस्टेड। जैसे वो ऑक्टेन के कुछ मॉलिक्यूल बगैर जले बाहर निकल गए थे ना इंजन से, तो कैटालिटिक कन्वर्टर में उनकी भी कंबशन हो जाएगी। जैसे ऑक्टेन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा। दैट्स हाउ कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव पोल्यूटेंट गैसेस फ्रॉम कार एग्जॉस्ट। पोल्यूटेंट गैसेस कौन कौन सी? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और आपका अनबर्न हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो ऊपर लिखी हुई थी मैंने इसी में से निकाली है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन। हाँ, इसको बैलेंसिंग का कह रहे हो ना खुबैब? बैलेंसिंग ऑक्टेन वाली इक्वेशन भी होगी। 8 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, 9 वाटर आ जाएंगे, और 16 + 9 इज 12.5 ऑक्सीजन। बैलेंस करने की वैसे जरूरत नहीं, कर दो, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है। बैलेंस इक्वेशन ही याद रखो पहले से, तो ज्यादा बेटर है। चले आगे। नसरुल्लाह, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं सॉइल की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए। मुबशर, मार्किंग की में बैलेंसिंग जो है वो अगर आपके पास डेसिमल वाली हुई हुई है तो वो भी अलाउड है, फ्रैक्शन वाली है तो वो भी अलाउड है, और अगर होल नंबर वाली है तो वो भी अलाउड है। जैसे 12.5 है, अगर आप 12.5 लिखना नहीं चाह रहे हो तो 12.5 इज बेसिकली आपका 25/2। तो आप पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। तो आपको जो भी समझ आ रही है वैसे कर दो बैलेंस। वैसे इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में उसने इक्वेशंस नहीं नहीं मांगी थी, मैंने लिखी है सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए। अगर आप लिख दोगे इक्वेशन तो कोई मसला नहीं है इक्वेशन लिखने के साथ में, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा दिए ना, या तो आप वर्डिंग में लिखो कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन गैस, तो आपको वो वर्डिंग लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे। इक्वेशन लिख दोगे तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे।
लेकिन इक्वेशन भी याद रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि इक्वेशन लिखो, आप वर्डिंग लिख सकते हो। देखो जवेरिया कैटालिटिक कन्वर्टर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो बनी थी उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ वो रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो गाड़ी के इंजन में नहीं बन रही है, जब अगर बन भी रही है तो वो रुकेगी नहीं। ज्यादातर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करती है तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। इतनी देर में वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन के एग्जॉस्ट से बाहर आ जाती है, और जब वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये वाला रिएक्शन ना इंजन के बाहर एयर में हो रहा होता है, एयर में इंजन में ये बन रही होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसको कैटर कर रहा होता है। सही है जवेरिया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल और एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। द ग्राफ shows the volume of hydrogen gas produced at 20 degrees Celsius as the reaction proceeds. The magnesium is in excess. तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और ग्राफ कर्व क्यों है? बिकॉज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। वो कब? जब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बनना बंद हो जाएगा। तो 45 सेंटीमीटर क्यूब के बाद there is no more hydrogen gas is produced. It means के the reaction must have completed. और किस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ है वो एक्स एक्सिस से पढ़ सकते हैं, वो आ रहा है 3.5 मिनट्स, 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं ना। क्वेश्चन में कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो पहली बात तो ये देखो कि एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है? एक्सिस रिएक्टेंट है मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम की क्वांटिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो HCl विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, राइट। अब HCl की कंसंट्रेशन अगर कम या ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तो इफेक्ट होगा होगा, साथ में फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बना है उस पर भी इफेक्ट होगा। अब इसमें कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट में लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन तो डिक्रीज होगा होगा, क्योंकि एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो कंसेंट्रेशन कम करने से उसके नंबर ऑफ मोल्स भी तो कम हो जाएंगे। C is equals to N over V होता है ना, तो N is equals to C into V. If you decrease the concentration, number of moles will also decrease. और decreasing number of moles of a limiting reactant means amount of product form will also be decreased. तो अभी ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम बन रहा था वो 45 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा था, अब जो है वो कम बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज एंड ऑल अदर कंडीशन आर द सेम। अगर वॉल्यूम सेम है लेकिन कंसंट्रेशन लेट से अगर पहले 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी और वॉल्यूम जो है वो 30 था, अब अगर कंसंट्रेशन हमने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दिया और वॉल्यूम अभी भी 30 ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो जाएंगे ना। पहले नंबर ऑफ मोल्स आ रहा था 2 into 30 डिवाइडेड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और अब वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन कंसंट्रेशन कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो जाएंगे। उसने ये वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ये कह रहे हैं ड्रॉ ऑन अ ग्रिड टू शो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम व्हेन द रिएक्शन इज डन विद अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहली बात तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, साथ में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी प्रोड्यूस्ड होगी? क्या वो उतनी ही प्रोड्यूस्ड होगी? नहीं, क्योंकि कंसेंट्रेशन कम कर दी है। इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कम प्रोड्यूस्ड होगी। कितनी कम प्रोड्यूस्ड होगी? क्योंकि देखो उसने कोई वैल्यू नहीं बताई है ना मुझे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से थोड़ी सी कम कर दी, 5 सेंटीमीटर क्यूब कम कर दी। अगर आप 10 कर दो तो 10 कर देना। कोई बोले भाई हमें कैसे पता 10 करनी है, मैंने हाफ कम कर दी, तो वो भी सही एक्सेप्टेबल है, ये भी बना सकते हो।
बस मेक श्योर के पहले 3.5 मिनट पे रिएक्शन खत्म हुआ है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ है। अब कम कंसंट्रेशन पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल 3.5 मिनट्स के बाद होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ना पहले वाले कर्व का। तो इनमें से आप कोई भी बना सकते हो, क्योंकि उसने बता ही नहीं है ना कि कितनी कम होगी वॉल्यूम। मुर्तुजा वही मतलब है, 3 मिनट 30 सेकेंड या 3.5 मिनट, आधा मिनट आगे ऐड कर रहे हो ना। तो मिनट्स में लिखोगे तो 3.5 और सेकंड्स में लिखोगे तो 3 मिनट 30 सेकेंड। चले आगे बढ़े, समझ आई ये बात सबको? मोर स्टीपर नहीं होगी, लेस स्टीपर होगी। कंसंट्रेशन कम की है, ग्रेडियंट कम होगा, रेट कम हो गया है। देखो टाइम कितना बढ़ जाएगा वो भी आप अंदाजे से बना सकते हो, इसलिए मैंने दोनों तरह के कर्व बना दिए। पहले वाले कर्व में कुछ 4.5 मिनट पे जाके हॉरिजॉन्टल हुआ है, दूसरे वाले कर्व में 5 मिनट पर हॉरिजॉन्टल हुआ है, क्योंकि कोई वैल्यू बताई भी नहीं है ना। लेकिन बस इतना याद रखो कि 3.5 मिनट्स के बाद ही रुकेगा रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हो गया। रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि नाउ इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। चले आगे बढ़े। अच्छा आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट collisions between particle, how the rate of the reaction changes when magnesium powder is used instead of magnesium ribbon। तो जब पाउडर यूज करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मोर पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम लिख चुके हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। रेट इंक्रीजेस बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, या क्या कह सकते हो, मोर particles exposed on surface, the frequency of effective collision increases। यस सही सही कह रहे हो। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज किया है ना आपने, पार्टिकल का साइज छोटा करके। पार्टिकल का साइज कैसे पता चला छोटा हुआ है, पहले रिबन लिया था, सॉलिड था वो, टुकड़ा था, अब आपने पाउडर कर दिया है, तो साइज ऑफ पार्टिकल छोटा करने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया बड़ा कर दिया ना। तो जब भी आप सरफेस एरिया बड़ा करते हो या साइज छोटा करते हो तो रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एरिया एक्सपोज्ड इंक्रीज हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। नहीं आप पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप पेपर में पूरा सेंटेंस बना के लिखोगे। जैसे क्वेश्चन 2 है ना, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल, हाउ द रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस व्हेन टेंपरेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग आप इस तरह से लिखोगे, देखो डिक्रीजिंग टेम्परेचर decreases rate
of a reaction. क्यों? Because kinetic energy of particles decreases, so frequency of effective collisions decreases. क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड when 1.68 gram of magnesium react with excess dilute hydrochloric acid at room temperature and pressure. Give your answer to three significant figures. देखो इक्वेशन आपको गिवन है ऊपर, इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको निकालना है मैग्नीशियम को यूज करके। मैग्नीशियम का क्या यूज करना है? मैग्नीशियम का मास यूज करना है। इफेक्टिव की जगह सक्सेसफुल भी लिख सकते हो। अच्छा, अब मैग्नीशियम के जो वन इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम के मोल्स नहीं बल्कि मैग्नीशियम का मास यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मास दिया हुआ है। और किसी भी चीज के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय, अब ये मैग्नीशियम एटम लिखा हुआ है ना, तो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोडक्ट टेबल से देखोगे। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम से हाइड्रोजन गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके मोल्स को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। इट मींस 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है एज पर दिस इक्वेशन। अभी मैग्नीशियम का मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1.68 ग्राम। तो 1.68 ग्राम मैग्नीशियम से हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 24, 1.68 इंटू 24, कितना आएगा? 1.68 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करवाए, इलेक्ट्रॉन गेन कराए। खुद क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, अगर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को आपको टेस्ट करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। कह रहे टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने दो याद किए, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम ना इसमें एसिडिफाइड aqueous, add aqueous acidified potassium मैंगनेट 7। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो उसका, KMnO4। नाम ना याद करो, KMnO4 याद कर लो, वो भी इनफ है। बस एक्वस और एसिडिफाइड लिख देना इसके साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करवा देगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा।
तो इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। बिल्कुल एसिडिफाइड ऐड करना जरूरी है। हमेशा एसिडिफाइड डी दिखना उसको। आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, डाउन द सीरीज फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है और विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ी हैं। कह रहा है गिव one other physical property of alkanes which increases as the number of carbon atom increases। तो viscosity increase होती है। डिक्रीज कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, जलने की सलाहियत कम होती जाती है। गिव अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज अगर कोई मेंबर्स फॉलो करते हैं तो उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे एल्केन्स है तो उनका जनरल फॉर्मूला सबका CnH2n+2 होगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या सेम केमिकल रिएक्शंस, ये एक ही चीज है। सेम जनरल फॉर्मूला और क्या सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्कीन्स है तो उन सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अल्कोहल है तो सब में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा OH। एंड ईच मेंबर डिफर बाय CH2, मतलब मीथेन से इथेन में कार्बन बढ़ता है तो हाइड्रोजन बढ़ते हैं, इथेन से प्रोपेन में भी एक कार्बन बढ़ता है तो हाइड्रोजन बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स आर कंबशन एंड क्रैकिंग। एल्केन्स के बेटा तीन रिएक्शंस पढ़े हमने, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रैकिंग। अभी वो कंबशन और क्रैकिंग की बात कर रहा है। Say the name of another typical chemical reaction of alkane and the reactant needed to react with alkanes। तो तीसरा रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। उसने अभी रिएक्टेंट पूछा था ना, सिर्फ कंडीशन तो नहीं पूछी थी, तो सिर्फ क्लोरीन लिखेंगे इसमें। और ये जो है ना यूवी लाइट या सनलाइट, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन पूछता है रिएक्शन की तो फिर हम ये भी लिखते हैं। हाँ, ब्रोमीन के साथ भी हो जाता है ये रिएक्शन, लेकिन हमने सिलेबस में हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन के साथ ही है वो रिएक्शन। अनलेस वो खुद कह के ब्रोमीन के साथ हुआ है तो ठीक है, अगर अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपने क्लोरीन के साथ ही याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है एल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग एल्केन्स। जब एल्केन्स को क्रैक करते हैं, मतलब लार्जर हाइड्रोकार्बन एल्केन व्हेन क्रैक्ड दे प्रोड्यूसेस स्मॉलर एल्केन्स और एल्कीन्स, और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। कंडीशंस फॉर क्रैकिंग क्या है, एक तो हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, और साथ में आपको कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका कहते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिनिया भी कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन ये होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी क्रैकिंग के वक्त तो फिर एल्केन जो है ना वो क्रैक नहीं होगा, वो कंबशन हो जाएगी उसकी। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है क्रैकिंग के लिए, वैसे तो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है, बट एज पर सिलेबस यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर द टेम्परेचर फॉर क्रैकिंग। फॉस्फोरिक एसिड क्रैकिंग में नहीं होता, वो उसमें यूज होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का कैटलिस्ट है भाई।
जब एल्कीन से अल्कोहल बनाते हो तब फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। ट्राइडिकेन कोई एल्केन है जिसके पास 13 कार्बन है, कैन बी क्रैक टू प्रोड्यूस एन एल्कीन विथ 4 कार्बन एटम्स एंड वन अदर हाइड्रोकार्बन ओनली। मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं 13 कार्बन एटम वाला एक एल्केन है, उसको क्रैक करा है। क्रैकिंग में लेफ्ट साइड पे सिर्फ एल्केन होता है, और कह रहा है 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन बना है। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8, क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो बाकी दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होगा, 13 में से 4 कार्बन तो आपने लगा दिए, कितने बचे? 9 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने बचे? 8, 28 में से 8 लगा दिए तो 20 बचे ना। और बोले और कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, एल्कीन बना है और साथ में एक और हाइड्रोकार्बन बना है। तो एल्कीन 4 कार्बन एटम वाला है, जो हाइड्रोकार्बन दूसरा होगा वो 9 कार्बन एटम वाला एल्केन बन गया। सही है, आगे बढ़े। फर्स्ट वन इज एल्कीन, द अदर वन इज एल्केन। जो दूसरा वाला है वो एल्केन बना है। A hydrocarbon contains 88.9% carbon by mass। हाइड्रोकार्बन है ना, तो दो ही एलिमेंट होंगे इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बाकी की परसेंटेज किसकी होगी? हाइड्रोजन की। वो कितनी होगी? 88.9 माइनस 100, जो क्या आ रही है? 11.1। तो बाकी का हाइड्रोजन होगा 11.1। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप पहले क्या करते हो? इन दोनों के एटॉमिक मासेस से इनको डिवाइड करोगे। तो 88.9 over 12 would be 7.4 और हाइड्रोजन 11.1। फिर आप क्या करते हो? स्मॉलर नंबर से दोनों को डिवाइड कर देते हो। तो स्मॉलर नंबर 7.4 है, तो कार्बन बन गया 1 और हाइड्रोजन बन गया 1.49, which is close to 1.5, राइट? अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या लिखना है? अब देखो, इसका फॉर्मूला आप 1.5 नहीं लिख सकते हो, और आप 1.5 को राउंड ऑफ करके 2 भी नहीं लिख सकते हो। क्योंकि देखो, अगर वैल्यू 1.1 या 1.2 या 1.3 आ रही होती ना, तो मैं इनको राउंड ऑफ करके 1 लिख लेता। अगर वैल्यू 1. आपकी 7 या 1.8 या 1.9 वैल्यू आ रही होती है, तो इनको राउंड ऑफ करके 2 लिख देते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 1.4 से 1.6 के बीच में आ रही है ना, तो फिर आप इसको राउंड ऑफ नहीं करोगे मैथ्स की तरह। इसको होल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? इस 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो फिर कार्बन को भी करना पड़ेगा। तो कार्बन कितने बन जाएंगे? 2। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा कार्बन 2 हाइड्रोजन 3, C2H3। क्लियर है? आगे बढ़े। हारिस, नवंबर 21, पेपर 2, वेरिएंट 2, क्लास के स्टार्ट में बताया तो था। आगे बढ़े, ये बात समझ आ गई? ये कभी कभार इंपेरिकल फॉर्मूला में ये गड़बड़ कर देता है, तो ध्यान में रखनी है ये। Lithium reacts with aqueous zinc iodide. Explain by referring to the equation by this reaction involve both oxidation and reduction। तो देखो, इसमें से कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी, कोई रिड्यूस्ड हो रही होगी, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है। अब लिथियम जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और राइट हैंड साइड पे लिथियम का आयन बन गया। लिथियम आयोडाइड में लिथियम ग्रुप 1 का मेटल है, तो +1 आयन बनाएगा। तो लिथियम
0 से +1 जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो लिथियम हैज लॉस्ट electrons, hence it is oxidized. reduced कौन हो रहा है? जिंक. जिंक क्या लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है 2 पॉजिटिव. जिंक का चार्ज जो है ना, आप फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो ना, Zn2 का क्या मतलब है? जिंक 2 पॉजिटिव है, आयोडीन -1 होता है, तभी तो Zn2 बनेगा. और राइट हैंड साइड पे जिंक एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो चार्ज 0 है. इट मींस के डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुई है ना. तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन हैज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन, हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence it is reduced. अच्छा, लिथियम और जिंक में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन हुआ फिर? मोर रिएक्टिव मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है ना. और लेस रिएक्टिव मेटल रिड्यूस होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स हो रहा है ये बेसिकली. मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस. तो लिथियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन हुआ? लिथियम मोर रिएक्टिव हुआ देन जिंक. आगे कह रहे हैं एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू जिंक आयोडाइड. देखो, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर आयंस के लिए यूज होता है. कौन कौन से? क्लोराइड के लिए भी, ब्रोमाइड के लिए भी और आयोडाइड के लिए भी. ठीक है. जब सिल्वर नाइट्रेट ऐसे सोल्यूशन में डालते हो जिनमें क्लोराइड आयन है, तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी मिलता है. और ब्रोमाइड आयन के साथ क्रीम पीपीटी मिलता है. ये याद रखना है टेस्ट फॉर आयंस के टेबल से. और आयोडाइड आयन के साथ येलो पीपीटी मिलता है. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी? येलो आयोडाइड आयन है ना, तो येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का भी याद रखना. टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में है, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो रहा था इसके ऊपर. नेक्स्ट कह रहा है व्हेन एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट विद एक्वस जिंक आयोडाइड अ ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म. ठीक है जी. नेम द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. देखो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस है. इसमें मोर रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करता है. एक्वस ब्रोमीन का मतलब क्या है? ब्रोमीन इज Br2 एक्वस फॉर्म में. इसको आपने किस में डाला है? जिंक आयोडाइड में. तो ब्रोमीन इज अ मोर रिएक्टिव हैलोजन देन आयोडीन, क्योंकि ग्रुप 7 में जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ब्रोमीन. और आयोडीन में से ब्रोमीन ऊपर है, तो ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव हैलोजन जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है. जैसे मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है ना, तो मोर रिएक्टिव हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? ब्रोमाइड आयन. और वो जिंक के साथ जुड़ जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बना लेगा. और आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन बना लेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे इसमें? एक तो आयोडीन बनेगा, एक्वस आयोडीन, पानी में डिसॉल्व आयोडीन, जो कि सोल्यूशन का कलर क्या कर देता है? ब्राउन कलर का कर देता है, ब्राउन या डार्क ब्राउन. और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक ब्रोमाइड. बना जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 और साथ में आयोडीन एक्वस फॉर्म में. एक्सप्लेन बाय एक्वस ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस जिंक क्लोराइड. यही काम अगर हम ब्रोमीन को जिंक क्लोराइड में डालें तो ये रिएक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज अ लेस रिएक्टिव हैलोजन देन क्लोरीन. तो ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ब्रोमीन is less reactive than chlorine.
या क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ऑब्वियसली ये भी लिख सकते हो। हेलोजन ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट टेबल में पढ़ते हैं। नसरुल्लाह तुम्हारी क्लास में रहता है ये प्रोडक्ट टेबल, ग्रुप 7 का रिएक्शन रहता है बस प्रोडक्ट टेबल में। रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव हैलोजन रिड्यूस होता है, जैसे मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो मोर रिएक्टिव हैलोजन रिड्यूस होता है, मतलब मेटल का बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। ये मेटल ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, ये रिड्यूस होना पसंद करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। चले आगे। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर है सी। आगे कह रहा है फास्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस फास्फीन, फॉर्मूला दिया हुआ है PH3, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे दे वुड बी एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। आप चाहो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो लिख दो, वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, जो मतलब रिएक्ट उसमें लिखा हुआ है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे बनेगी, साथ में कह रहा है इंथैल्पी चेंज लेबल करो। तो एंडोथर्मिक का इंथैल्पी चेंज अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव होता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी बोला हुआ नहीं है लेबल करने के लिए, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से पीक वैल्यू तक जो हम होता है इसका, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। बोला हुआ नहीं है, अक्सर कहता भी है कि लेबल करो एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मूला लिख सकते हो, जहाँ नाम का देखो, जहाँ नाम का बोला जाए ना तो नाम लिखना ज्यादा, देखो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो तो नेम लिखने की है ना। अगर आपने, आपको लिखना है जिंक ब्रोमाइड, तो जिंक ब्रोमाइड का नाम लिखो। फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल है, कर लेता है एक्सेप्ट, लेकिन इंस्ट्रक्शन उसकी जो है ना वो नाम लिखने की है। लेकिन मार्किंग की मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला लिख दिया तो उसका मार्क्स ना दो, ठीक है, लेकिन आप नाम ही लिखो, दोनों ही लिख दो, बेटर है कि नाम लिखो, जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरी फॉलो करेंगे। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये तो रटा रटा है ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होता है। and more heat energy is absorbed during bond breaking as compared to release during bond making। देखो ये तो रटा रटा है आंसर है ना। bond breaking is endothermic and bond making is exothermic। in a endothermic reaction heat energy absorbed during bond breaking is greater than released during bond making। मेल्टिंग एंडोथर्मिक है और फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है, सही कह रहे हो सैफुल्लाह। हीट को हाँ एनर्जी लिख दो, हीट एनर्जी लिख दो, एक ही बात है। थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हो। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, बैलेंस करनी है इक्वेशन को। बैलेंसिंग के बारे में पहले भी बात हुई थी, देखो बैलेंसिंग
इक्वेशन को देखना, अगर बैलेंसिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो टाइम किल मत कर देना इस पे अपना। सही है, 1 मिनट लगाओ, हो गई नहीं हुई आगे बढ़ जाओ। 1 मार्क के लिए इट इज नॉट वर्थ इट कि आप 3-4 मिनट या 5 मिनट जाया कर दो उस पर। ठीक है, एंड में टाइम बचे तो करते रहना। ठीक है, इसके लिए क्योंकि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता तुम्हें हर इक्वेशन का, ये ट्रायल एंड एरर है। आपके क्लिक कर गई ठीक है, नहीं करी छोड़ दो। फास्फोरस राइट पे 4 है तो मैंने लेफ्ट पे pH3 के साथ 4 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट पे, 4 3 12, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ pH3 के साथ है, तो राइट पे वाटर के साथ है तो मुझे वाटर के साथ 6 लगाना पड़ेगा हर हाल में। अब बाकी ऑक्सीजन देख लो राइट साइड पे कितने हो गए, 10 P4 10 के साथ है और 6 वाटर के साथ है तो 16, तो मुझे ऑक्सीजन के साथ 8 लगाना है तो 8 2 16 हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम इज अ मेटल इन ग्रुप 1 ऑफ द periodic टेबल। डायमंड कार्बन का होता है, इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। State that differences in the physical properties of sodium and diamond. सोडियम में मेटालिक बॉन्डिंग है, डायमंड जो है वो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। डिफरेंसेस बताने, देखो पहला डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो सोडियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके पास सी ऑफ डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन्स होता है, और डायमंड तो नहीं करता ना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट। ग्रेफाइट करता है, डायमंड नहीं करता। सोडियम मेटल है, तो मेटल जो होते हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं ना। डायमंड ब्रिटेल होता है, डायमंड हार्ड एंड ब्रिटेल होता है। इसकी प्रॉपर्टी अगर रिकॉल करो तो डायमंड जो है वो एज अ ड्रिलिंग बिट्स यूज होता है, तो बिकॉज इट इज हार्ड एंड ब्रिटेल। सोडियम इज सॉफ्ट होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल, while diamond is hard and brittle। brittle means कि जो बैंड नहीं हो सकता, वो अगर फोर्स लगाओगे तो वो टूटेगा, बैंड नहीं होगा, जैसे ग्लास होता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का भी लिख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज मच हायर एज कंपेयर टू सोडियम मेटल। आगे कह रहे हैं एनाइन ऑफ सोडियम एज द फॉर्म सिंबल, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक लूज किया हुआ है ना तो 10, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 23 माइनस 11 दैट इज 12। आगे कह रहे हैं सोडियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइट, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। नाइट्रोजन क्या होता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, इसको बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम के साथ, नहीं बल्कि नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो राइट साइड पे 2 करने के लिए Na3N। देखो फॉर्मूला जो बना है ना, सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है तो +1 चार्ज है, नाइट्राइट इज N3 नेगेटिव, ये हो जाएगा Na3N। तो सोडियम नाइट्राइट के लिए 2 मोल लगाना पड़ेगा, फिर सोडियम के साथ 6 लगाना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं when carbon is heated with steam in a closed container and equilibrium mixture is formed, the forward reaction is endothermic। Describe and explain the effect if any on the position of equilibrium when the temperature is increased। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, हम बार बार इसका एक शॉर्ट वो लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी चेंज हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे देखेंगे। वी हैव टू check whether the forward reaction is exothermic or endothermic। If our forward reaction is endothermic, increasing the temperature will shift the position of equilibrium toward right hand side and decreasing the temperature will shift the position of equilibrium toward left hand side। But if your forward reaction is exothermic, increasing the temperature will shift the position of equilibrium toward left hand side or decreasing the temperature will shift the equilibrium toward right hand side। अब ये कह रहा है
फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज करते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है। तो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। increasing temperature shift the position of equilibrium towards right hand side as forward reaction is endothermic। सही है भाई। देखो एक मार्क तो आपका ऐसे है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट हैंड साइड। दूसरा मार्क ऐसा क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब आप ये आर्गुमेंट कर सकते हो कि भाई ये बात तो लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो हम कुछ और एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या। देखो अब मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी अगर हम मार्किंग की देखें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन में हमें वो कभी कभार मार्क दे रहा होता है कि ये लिख दो कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, या फिर कभी कभार वो ये कहता है कि एक्सप्लेन करो बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो एब्जॉर्बिंग जब एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है, यू आर सप्लाइंग मोर हीट एनर्जी ना, सप्लाइंग मोर हीट एनर्जी विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट हैंड साइड, या सप्लाइंग या इंक्रीजिंग टेम्परेचर pushes the reaction in the forward direction। तो मल्टीपल जगहों पे उसने ना एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स दिए हैं, तो हमने जो बेस्ट आंसर अपना चूज किया हुआ है वो यही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बट स्टिल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन राइट इट पुशेस द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अच्छा, तो दूसरी ईयर का पेपर करोगे उसमें आपको ये मिल जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो जब आप बहुत सारे पेपर्स करोगे तो आप खुद रियलाइज कर लोगे कि वो जगह एक ही क्वेश्चन के जगह जगह पे डिफरेंट वर्डिंग से एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तो आप मतलब दोनों ही लिख सकते हो। सही है। अच्छा इसमें बाकी के आगे के ना कुछ दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो आप लोग को ट्राई करना। अभी हम एंड कर रहे हैं क्लास को। ऑर्गेनिक का होगा, पॉलीमराइजेशन है, ट्राई कर लेना। लेट से अगर नहीं होते तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के शुरू में ना 10 मिनट इस पेपर की क्वेरीज को दे देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक अब हमारा जो स्केड्यूल है नेक्स्ट क्लास में वो एटीपी का पेपर है या यही है, 14 थी ना, 16 पेपर 2 है, फिर 19 से लेकर 26 तक हम लोग एटीपी के पेपर्स करेंगे। चलो अभी चले जाओ, आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज।